आंखें मुख से ज़्यादा बोलती है। इसे पढ़ने की कोशिश करें। आइए आज सुनते हैं रस्किन बॉन्ड की कहानी द आइस हैबिट। इसके वाचन स्वर हैं उमेश कुमार राम। मैं रोहाना जाने के लिए अपनी ट्रेन की बोगी में बैठ चुका था कि तभी एक लड़की भी उसी बोगी में आई। जो दंपति उसे छोड़ने आए थे वे संभवतः उसके माता पिता थे, जो उसके आराम को लेकर चिंतित थे। उस औरत ने उस लड़की को अच्छी प्रकार से समझाया, निर्देश दिया कि कहाँ उसे सामान रखना है, कब खिड़की के पर देखना है, कब अजनबियों से कैसे बातें करने से बचना है। गाड़ी स्टेशन से खुल गई। जैसे कि मेरी स्थिति उस समय मैं पूर्णतः से अंधा था। उस समय मेरी आंखें सिर्फ प्रकाश और अंधकार के प्रति ही कुछ संवेदनशील थी। अंततः मैं यहाँ बैठा रहा। मैं यह बता पाने में असमर्थ था कि वो लड़की कैसी दिखती थी, लेकिन मुझे यह तो पता था कि वो लड़की चप्पल पहनी थी, जिसकी एड़ी के खटके की आवाज़ मेरे कानों तक आती थी। मुझे इस लड़की की आवाज़ और उसकी चप्पलों की आवाज़ पसंद थी। क्या तुम देहरा जा रही हो? मैंने पूछा। मैं किसी अंधेरे कोने में बैठा था। तभी तो वो लड़की मेरी आवाज़ सुनकर चकित हो गई। उसकी आवाज़ में चौंक भरी थी। मुझे नहीं पता कि यहाँ और कोई भी बैठा हुआ है। वैसे यह अक्सर होता है कि जिनकी आंखें सलामत होती हैं वे अपने सामने की चीज़ों को कभी कभी बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। उनको बहुत कुछ दिखना पड़ता होगा, इसलिए ऐसा होता होगा, मैंने सोचा। जबकि जो लोग बिल्कुल नहीं देख पाते या थोड़ा बहुत देख पाते हैं, सिर्फ जरूरी चीज़ें पर ही ध्यान दे पाते हैं। मैं बोला, मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, लेकिन तुम्हें यहाँ आते सुना। मैं सोच रहा था कि क्या मैं उससे इस बात को छिपा पाऊंगा कि मैं अंधा हूँ, पर यदि मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहा तो यह करना मुश्किल भी नहीं होगा। लड़की ने कहा, मैं सहारनपुर जा रही हूँ, मेरी चाची मुझे लेने आएंगी। लड़की ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला, देहरा और उसके बाद मसूरी। लड़की, ओह, आप कितने सौभाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं। काश मैं भी मसूरी जा पाती। मुझे पहाड़ बड़े अच्छे लगते हैं, खास करके अक्टूबर के महीने में। मैं अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए बोला, वह सबसे अच्छा समय होता है। तब पहाड़ डहलियों के सुंदर फूलों से भरा होता और बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। सूरज की धूप प्रिय लगती है और रात में आग सेकने का आनंद भी आता है। अधिकतर यात्री तो वहाँ जा भी चुके होते हैं और सड़कें तो अब काफ़ी सूनी दिखती हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, अक्टूबर ही सबसे अच्छे समय है वहाँ जाने के लिए। वह चुप रही। मैं आश्चर्य से सोच रहा था कि वह मेरी बात सुन भी रही है कि कहीं वह मुझे प्रेमपूर्ण बातें करने वाला मूर्ख या सिरफिरा तो नहीं समझ बैठी। तभी मैंने एक गलती कर दी। बाहर क्या दिख रहा है? मैं पूछ बैठा। उसे मेरा प्रश्न बेहद सामान्य सा लगा। क्या उसे पता चल गया कि मैं देख नहीं सकता? लेकिन उसके अगले प्रश्न ने मेरी शंका दूर कर दी। वह बोली, तुम स्वयं क्यों नहीं बाहर
का नज़ारा देख लेते हो। मैं आराम से अपनी बर्थ से उठा और खिड़की के किनारे को टटोला। खिड़की खुली थी और मैंने बाहर देखने का दिखावा किया कि जैसे कि मैं बाहर के दृश्य को गौर से देख रहा हूँ। मुझे ट्रेन के इंजन की आवाज़, उसके पहाड़ियों को खड़खड़ाहट सुनाई दी और मैं अपनी कल्पना से टेलीग्राफ पोस्ट खंभे को लगातार पीछे छूटते जाते देख रहा था। क्या तुमने ध्यान दिया है कि हम लोग तो स्थिर बैठे हैं पर पेड़ हिलते भागते रहते हैं? मैं चाहका। वो बोली, ऐसा तो हमेशा होता है। क्या तुमने कोई जानवर देखा? नहीं, मैं विश्वास से बोला। मुझे पता था कि देहरा में अब शायद ही कोई जानवर बचा होगा। मैं खिड़की से मुड़ा, लड़की की तरफ नजर डाली और दोनों कुछ देर तक शांत रहे। तुम्हारा चेहरा दिलचस्प है, मैंने कहा। मैंने थोड़ी हिम्मत की, लेकिन यह सही शब्द था। कुछ लड़कियां शायद चापलूसी का विरोध कर सकती हैं। वह खुशी से हंसी। यह अच्छा है कि तुमने मेरे चेहरे को दिलचस्प कहा, वरना मैं तो लोगों के मुख से सुंदर चेहरा सुन सुनकर थक चुकी हूँ। हो, तो आपके पास सुंदर चेहरा है? क्यों, दिलचस्प चेहरे सुंदर नहीं होते? मैंने जोर दिया। तुम एक बहादुर इंसान हो, लेकिन इतने गंभीर क्यों हो? उसने कहा। मैंने सोचा कि मैं उसकी बातों पर हंसूं, लेकिन ये हंसी मुझे अकेलापन और तकलीफ देगी। इस ख्याल से मैं डर गया। तुम्हारा स्टेशन नज़दीक है, मैंने उसे कहा। शुक्रिया भगवान का, यह छोटी यात्रा थी। मैं ट्रेन में 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकती। लेकिन मैं तो उसकी आवाज़ सुनने के लिए कितनी भी देर बैठ सकता था। उसकी आवाज़ में पहाड़ की धारा, झरना की खनक थी। जैसे ही वह ट्रेन से उतरेगी, वह हमारी मुलाकात को भूल जाएगी, लेकिन यह याद मेरे साथ पूरे जीवन भर रहेगी। इंजन की सीटी बजी। ट्रेन ने अपनी आवाज़ और धुन बदली। लड़की उठी और अपना सामान उठाने लगी। मैं सोच रहा था कि उसने जूड़ा किया था या चोटी। फिर उसके बाल कंधों पर झूल रहे थे या उसके बाल छोटे थे। ट्रेन स्टेशन पर धीमी हो गई। बाहर सामान बेचने वालों की आवाज़ें आ रही थी और एक तेज आवाज़ वाली लड़की बोगी के बगल में खड़ी थी। वे आवाज़ जरूर शायद उसकी आंटी की होगी। अलविदा, लड़की ने कहा। वो मेरे बहुत पास थी। वो इतनी करीब थी कि उसके बालों की सुगंध आ रही थी। मैं उसके बाल छूना चाहता था, लेकिन वो हट गई। सिर्फ सुगंध ही आ रही थी जहां वो खड़ी थी। दरवाजे पर कुछ गड़बड़ी हो गई। मैं एक आदमी से टकरा गया और माफी मांगी। फिर दरवाजा बंद हो गया और दुनिया फिर बंद हो गई मेरे लिए। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। गार्ड ने सीटी बजाई और गाड़ी चल पड़ी। फिर से मुझे एक नया यात्री मिल गया। गाड़ी चल पड़ी। मैं खिड़की के पास बैठ गया और बाहर दिन की रोशनी को घूरने लगा, जो मेरे लिए अंधेरा था। काफी चीजें बाहर हो रही थी जिनका मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता था। जो आदमी बाहर से आया था
उसने मुझे जगाया और कहा, तुम बहुत दुखी हो गए क्योंकि मैं उसके जितना आकर्षक नहीं हूँ। जो साथ बैठी थी वह काफी दिलचस्प थी। मैंने कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसके बाल बड़े थे या छोटे? मुझे याद नहीं, उसने अजीब सा जवाब दिया। उसकी आंखें, जिसे मैंने देखा, बालों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें काफी खूबसूरत थी, लेकिन उसके कोई काम की नहीं। वो पूरी तरह से अंधी थी। वह पूरी तरह से अंधी थी। क्या तुमने नहीं देखा? रस्किन बॉन्ड की द आइस हैबिट। जब मैंने पहली बार इस कहानी को पढ़ा तो मुझे लगा कि यह हास्य कहानी है, लेकिन जब मैं उसे दोबारा पढ़ा तो ऐसा लगा कि आज भी यह कहानी हमारे समाज में एक प्रासंगिक के रूप में उभरी है। धन्यवाद आप सभी का जो मेरी इस अनुवाद कहानी को सुने। अगर आप लोगों को और भी कहानियाँ सुननी हैं तो कमेंट में हमें बता दें कौन सी कहानी सुननी है। धन्यवाद आप सभी का।